बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएबुल्लाह चीमा, चेयरमैन तकबीर पार्टी पाकिस्तान। आज 19 जनवरी संडे यानी बरोज़ इतवार सन 2022 है और हम ये वीडियो जो है एक डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील वज़ीराबाद थाना कक्कड़ के की हाथ में गाँव है कोटनाय था, उसकी छत पर बैठकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये मेरा अपना मोबाइल फ़ोन है, ये मेरा अपना बोया माइक है जिससे हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कोई इसमें किसी किस्म की एडिटिंग या कोई वो चीज़ें शायद बाद में हम कोशिश करेंगे कुछ एडिटिंग कर दें इसको, लेकिन अदरवाइज़ ये जेन्युइन रियली जा रहा है ना। आजकल हम सबसे अहम जो इशू है वो है FATF का, और हम ये बात कर रहे हैं कि जी खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान आर्मी के कोर सेल में जो कि GHQ में कायम किया गया था गालबन 2019 में, उनकी काविशों से और खुदा के फजल करम से और पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस की जद्दोजहद से ये मुमकिन हुआ कि कोऑर्डिनेशन कायम हो वो तकरीबन 30 महकमों के दरमियान और FATF की 34 शराइत को 34 शराइत को पूरा किया जा सके। यानी 30 महकमों से कोऑर्डिनेट किया उस कोर सेल ने और उनके पास यकीनन पूरी अथॉरिटी थी। अथॉरिटी के बगैर पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई काम नहीं होता और उन्होंने इसको कवर किया। मेरा सवाल ये है कि जनाब ये जो FATF की शराइत हैं और हमें ग्रे लिस्ट में डालने का ख़तरा या ब्लैक लिस्ट में डालने का ख़तरा ये पैदा ही क्यों हुआ? सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उन ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए जो पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं। जब उन लोगों का हम तयन कर लेंगे, और सबसे ज़रूरी काम जो है इसमें ये नहीं है सबसे ज़रूरी चीज़ कि जी आप FATF की शराइत 34 को पूरा करके और इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में निकालने की कोशिश करें। उससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि जो लोग हमारे मुल्क को इस नहज तक लेके आए हैं, जिन लोगों ने हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया है, सबसे पहले उन अफराद का, उन अशख़ास का और उन शख्सियात का और उन इदारों का तयन करना ज़रूरी है कि कौन से वो सिविल जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ थीं जिन्होंने इस पर तवज्जो नहीं की, कौन सी बिलखसूस हुकूमती मशीनरी थी, ये कौन से महकमे थे, कौन से वो चीफ़ सेक्रेटरी साहब, फेडरल सेक्रेटरी साहब थे जिनके अंडर वो महकमे थे, और उनके अंदर से ज़िम्मेदारान अफसरान कौन थे। उन तमाम ज़िम्मेदारान का तयन करके जब तक हम उनको अदालत के कटहरे में नहीं लाएँगे और कानून के मुताबिक सज़ा नहीं देंगे, इसके यही तकलीफ़ हमें दोबारा उठानी पड़ेगी कि कल को फिर हमें जो है FATF की जो शराइत है उनके ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। और इस चीज़ को हमें हमेशा के लिए ख़त्म करने का यही तरीका है कि हम ज़िम्मेदारों को कटहरे में लेके आएँ। वीडियो सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं तारुफ़ कर चुका हूँ कि मेरा नाम शुएबुल्लाह चीमा है और मैं चेयरमैन तकबीर पार्टी पाकिस्तान हूँ। अब हम सबसे पहले नेमतों की बात कर लेते हैं कि नेमत क्या चीज़ है। सबसे पहली नेमत ये है मेरे भाई कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी 18,000 मखलूक़ात में से इंसान यानी शफ़ुल मखलूक़ात पैदा किया, और हमारे बारे में कहा गया है कि लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बेहतरीन हालत पर पैदा किया। बेहतरीन हालत से क्या मुराद है कि आप देखें कि हमारे हाथ पाँव में हम चल सकते हैं, चार पैरों पे भी चल सकते हैं, 2 हाथ नीचे रख के जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं, और इसी तरह लेकिन बहुत से बाकी जानदार जो हैं, जो शेर है वो 4 पैरों पे चलता है लेकिन वो खड़ा होकर हमारी तरह नहीं चल सकता। इस तरह जो दूसरे जानदार हैं जैसे परिंदे हैं 2 पैरों वाले हैं, वो 4 पैरों वाले सहूलत हासिल नहीं है। इस तरह बहुत चीज़ें हासिल नहीं हैं, जबकि इंसान को रब्बुल आलमीन ने शफ़ुल मखलूक़ात बनाया है और उसके बाद वो रोटर विंग से फ्लाई कर सकता है, यानी कि हेली जिसको बोलते हैं, या फिक्स विंग से जो बाकी जहाज़ हैं या ट्रांसपोर्टेशन है। नेमतों के बाद में सबसे पहली नेमत यह है मेरे भाई कि इंसान होना सबसे बड़ी नेमत है, और इंसान होने के बाद जो है मुसलमान होना सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप बनी आदम में से हैं और इस्लाम कबूल आपने नहीं किया, तो चाहे आपका तल्लक किसी भी इसके अलावा मज़हब से हो, जैसे दाएँ बाजू के मज़ाहब में पहले नंबर के ऊपर जो आता है वो ज्यूश यानी ज्यूज़ आते हैं, यहूदी आते हैं पहले नंबर पे। हमें सबसे पुराने वही हैं, आलमोस्ट कोई 4-10 साल पुराना मज़हब है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है ईसाई आते हैं, जो कि आलमोस्ट तकरीबन दूसरा जो हमारे दाएँ बाजू का मज़हब है, दूसरे नंबर पे ईसाई हैं जो कि तकरीबन 2000 साल पुराना मज़हब है। उसके बाद हम मुसलमान हैं और हमारा जो दीन है इसको दुनिया में आए हुए तकरीबन 1450 साल हो चुके हैं या उससे कुछ कम वेश हो चुके हैं। तो मेरे भाई, पहली नेमत इंसान होना, दूसरी नेमत मुसलमान होना, तीसरी नेमत सेहत होना। सेहत से क्या मुराद है कि सेहत से मुराद ये भी है कि आप
का जिस्म मुकम्मल हो, अल्लाह पाक आपको किसी माजूरी से महफूज रखें, जिनको हम स्पेशल अफराद कहते हैं, तो ये सेहत में शामिल होता है। तीसरी नेमत होगी कि सेहत होना, इंसान होना, मुसलमान होना, सेहत होना। इसके बाद चौथी बड़ी नेमत है आज़ादी, आज़ाद होना। क्योंकि हमारे शरीयत मोहम्मदी में और दीन इस्लाम में जो इंसान हैं वो जिन्स हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरत हैं, वो जिन्स हैं। उनकी ख़रीदो फ़रोख्त ऐसे ही इस्लाम में जायज़ है जैसे आप आम बै चीज़ों की करते हैं। जैसे आप घर ख़रीदते हैं, मकान ख़रीदते हैं, या फॉर दैट मैटर एक गाड़ी ख़रीदते हैं, इसकी बै करते हैं। वैसे ही बनी आदम के जो मज़हब हमारा है मॉडर्न इस्लाम जो मज़हब है, इसमें इंसान एक जिन्स है और इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, की जा सकती है। अगर उलमा इजमा करके इसको किसी ख़ास एरिया में ही किसी महदूद वक्त के लिए चाहें तो इसको बैन कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल शरीयत में इसकी इजाज़त है। तो चौथी बड़ी नेमत जो है वो आज़ाद होना है। मेरे भाई पाँचवीं बड़ी नेमत जो है वो है कि आपको 3 वक्त का, इस्लाम में 3 वक्त का खाना नहीं है। एक ज़िमनी बात बताता हूँ कि जो इस्लाम में उलमा फरमाते हैं, जो पहली बिदअत आई थी इस्लाम में, वो 3 वक्त का खाना था। इससे पहले इस्लाम में 2 वक्त का खाना है, जो कि सुबह सूरज निकलने के बाद है और शाम को सूरज ग़ुरूब होने से पहले है, रमज़ान के अलावा। रमज़ान में जो ये सहूलत है ये सुबह सहरी से पहले होती है और मगरिब की अज़ान के बाद इफ्तार हो जाता है। बाकी 11 महीने का मैंने तरतीब बता दिया आपको, और नबी पाक मेरे इल्म की हद तक ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि मैं दीन इस्लाम का आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ। हाँ, मैंने कुरान पाक तर्जुमे, तफसीर और तशरीह से पढ़ा हुआ है 3 साल में, जब मैं वाने के ब्रिगेड में और सरा कैंप में मेरी मेन था वहाँ पे, और ये BD 17 बनता है, तो वहाँ पे मैं था। तो 98 से लेकर 2000 तक मैंने इसको तकरीबन 2000 एंड तक तकरीबन 3 साल में 2.5 साल में इसको मुकम्मल किया था। कहने का मतलब ये, और जो हमने नेमतों का हम जिक्र कर रहे थे, तो उसके बाद नेमत यह है कि इंसान को 2 वक्त का खाना मुयस्सर हो। जो नेमतें हैं वो यही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद बाकी जो है सारी सहूलतें हैं कि आपके पास अच्छा रोज़गार हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नेमत करार दिया है। माल जो है, माल दौलत का होना, ये इस्लाम में बुरी चीज़ नहीं है। इस्लाम में माल दौलत का होना एक अच्छी चीज़ है और एक पॉजिटिव चीज़ है। दीन इस्लाम जो है वो दौलत को पसंद करता है, दौलतमंदों को पसंद करता है। ये गलत कॉन्सेप्ट लोगों ने अपने दिन बना लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके बारे में बता दिया। ये बता दूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले ज़िंदगी के जो 40 साल गुजारे हैं, यानी 25 साल तक वो 10 साल की उम्र से तजारत में मशगूल हुए, 25 साल तक तजारत करते रहे। उसके बाद उनकी शादी होगी अम्मा हज़रत हिजरत अन्हा, जो दीन इस्लाम में जिनको हम खातून अव्वल कहते हैं। फिर उनके साथ उनके बड़े अच्छे 15 साल गुजरे, बल्कि 18 साल कर लें, क्योंकि 3 साल तो खुफिया तबलीग थी। तो 43 ईयर्स की एज तक आपने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। और उसके बाद जो इस्लाम के में जो मामलात पेश आए, जो मुश्किलात पेश आईं, अम्मा हज़रत हिजरत अन्हा उनकी सारी दौलत भी उसमें खर्च हो गई, और भी बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। और इस तरह जैसे कहा जाता है, तो यही इस्लाम जो हमने बनी आदम की सहूलतें हैं। पहली सहूलत ये कि इंसान होना, मेरे इल्म और यकीन थी हद तक, ये मेरी ज़ाती राय है, इससे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। बनी आदम में से इंसान हो, यानी कि इस मखलूक़ात में इंसान होना या अशरफुल मखलूक़ात होना, मुसलमान होना, जिस्म का मुकम्मल होना यानी सेहतमंद होना, और उसके बाद आज़ाद होना, और आपको 2 वक्त का खाना मुयस्सर होना। और उसके बाद जो सहूलतों में आ जाता है वो है कि आपके पास घर हो, अच्छा गाड़ी हो अच्छी, माशरे में आपका अच्छा मुकाम हो। ये सब जो हैं ये अल्लाह पाक की तरफ से एडिशनल या फिर नेमतें हैं। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि माल और औलाद जो हैं ये आपके लिए नेमत भी हैं और आपके लिए आजमाइश भी हैं। बाज़ जगह के ऊपर इनको अच्छा करार दिया गया, बाज़ जगह पे इनको आजमाइश और फितना करार दिया गया। वीडियो सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह मेरा और आपका हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़रा तकाबली जायज़े के ऊपर हम बात करेंगे, 3 मज़ाहिब के तकाबली जायज़े पे, जिसमें यहूदियत है, ईसाईयत और इस्लाम है। तो मेरे भाइयों, जो दीन यहूदियत है, यानी यहूदी या ज्यूज़ हैं, इज़राइलीज़ हैं, ये तकरीबन 4000 साल पुराना मज़हब है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये करते हैं बेस। ऊपर से तीनों मज़ाहिब को पता है कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों जो हैं वो ऊपर जाकर बेस करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जो तकरीबन आज से 5000 साढ़े 5000 साल पहले आए थे, और मूसा अलैहिस्सलाम जो 3800 या 4000 साल पहले आए थे। एग्जैक्ट इसके बारे में जो है वो उलमा आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो दुनिया में इस वक्त हम आज की बात कर रहे हैं, तो यहूदी जो है इस वक्त दुनिया में तकरीबन आप समझ लें कि 3 करोड़ के आसपास, 2.5 और 3 करोड़ के दरमियान उनकी तादाद है जो यहूदी हैं। इसी तरह 2.5 और 3 करोड़ के 2.5 से 3 अरब के दरमियान जो हैं वो ईसाई हैं, और 2.5 से 3 अरब के दरमियान जो हैं वो मुसलमान हैं। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि आलमोस्ट जो है
ऑलमोस्ट समझ लें कि 100 ईसाइयों के या 100 मुसलमानों के मुकाबले में एक यहूदी आता है। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि आज कोई अगर ऐसी मजहबी जैसे क्रूसेड वार्स हुई थी और सलीबी जंगें जिनको कहा जाता है, उस लिहाज से अगर आज कोई ऐसा मौका आता है और ये तीनों कौमें अलग-अलग से आपसे लड़ना चाहती हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक यहूदी के मुकाबले में 100 ईसाई और 100 मुसलमान आते हैं। या अगर 100 यहूदी 100 मुसलमान हों और 100 ईसाई हों और यहूदी उनके मुकाबले में सिर्फ़ एक आता है। लेकिन इसके बावजूद जो यहूदी हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं इस वक्त। प्रैक्टिकल जो हुकूमत अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद वो यहूदियों की है। और बेसिकली उनकी जो मेरे इल्म की हद तक है, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, वो ये है कि यहूदियों की एक तंज़ीम है इल्यूमिनाती नाम की, जिसका ज़िक्र शहाब ने भी अपनी बुक में किया है। तो ये एक तंज़ीम है जिसके बेसिकली 6 इसके हेड होते हैं और इनका एक हेड हर साल चेंज हो जाता है और ये गालिबन यहूदियों के कुछ 6 आला तरीन ख़ानदान हैं, उनमें से ही होते हैं अमूमन। या जो भी इनका सिस्टम है, जो कि मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो मुतलका पाकिस्तान के एक सहाफ़ी के मैं कॉलम पढ़ता रहता हूँ, इस पे ऊपर वो शायद इसमें बेहतर ज़्यादा राय दे सके, क्योंकि उसका इसके बारे में इल्म वसी है मुझसे और या उसको वो इस चीज़ को पढ़ता रहता है। तो दुनिया में हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को यही 6 लोग जो हैं, ये इस दुनिया के निज़ाम को चलाने की कोशिश करते हैं या अपना जो भी इनमें हिस्सा है वो डालते हैं और प्रैक्टिकल डालते भी हैं। सबसे बड़ी मिसाल ये देख लें कि आप देखें कि हर यहूदी के पास, हर मुसलमान के पास, हर ईसाई के पास, हर हिंदू के पास, हर नॉन रिलीजियन जिनको आप रशियन कहते हैं या कम्युनिस्ट हैं या नेशनलिस्ट हैं, जैसे चाइना वाले हैं, जापान वाले हैं, कोरिया वाले हैं, और इस तरह जो है आप ये देखिए कि हर इंसान के पास, बनी नौए आदम के हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं और हर इंसान जो है दिन में तकरीबन 2 से 3 किलो खाना खाता है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे गरीब है। उसके बाद बहुत सी कुरान पाक में आयात जो हैं बनी नौए आदम के बारे में हैं, वो तमाम इंसानों के बारे में हैं, जिसमें यहूदी, ईसाई, मुसलमान, हिंदू और रशियंस, नॉन रिलीजियन जितने भी हैं, बुद्ध मत के हैं, सिख हैं, या जो भी लोग हैं वो सारे उसमें शामिल हैं और उसमें मर्द और बच्चों तमाम के लिए जो भी बनी नौए आदम में से है, उसके ऊपर वो आयात या वो चीज़ें लागू होती हैं। कुछ आयात ऐसी जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसे मुसलमानों को खिताब किया गया है, आम मुसलमानों को, बाज़ जगह पे मोमिनों को, बाज़ जगह मुत्तकीन को किया गया है। सारी बात करने का मकसद ये है कि मेरे भाई ईसाइयों से और मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, बिलख़ुसूस पाकिस्तानियों से और तमाम मुसलमानों से, कि हमें किसने रोका है कि हम मुकाबला ना करें अगर उन्होंने इल्यूमिनाती बनाई है। वास्तव में मैं चूँकि आर्मी अफ़सर हूँ तो मैं फ़ौज की बात करूँगा कि हमारी पाक फ़ौज को किसने मना किया है कि आप जैसे वो उन्होंने कहा कि जी जैसे कि उन्होंने कोई बना लिया, वो एक तंज़ीम थी उनकी, ब्लैक वाटर्स उसका नाम था और वो रिटायर्ड किसी कैप्टन की है जिसका अमेरिका से तल्लुक़ है, ज्यूइश है वो, आई थिंक सो, और उसने बनाई है और उन्होंने बहुत से लोगों को सप्लाई किया है, जिसमें रेमंड डेविस पाकिस्तान में पकड़ा गया, 2 लोगों को शहीद करने के जुर्म में लाहौर में जो है जंग अड्डा पुराना नाम था उसका, अब करतबा चौक हो गया है, तो वहाँ पर उन्होंने उनको किया। फिर वो उसने भागने की कोशिश की, फिर अनारकली के पास लोगों ने घेरा, वहाँ पे एक और आदमी शहीद हुआ गाड़ी के अंदर, जो यूएस एम्बेसी से उनको एड आई थी वगैरह। बाद में वो जेल चला गया और फिर जो भी हुआ सारे कौम के सामने ही है। पाक आर्मी ने उसमें किरदार अदा किया ताकि हीट एक हद से ऊपर ना जाए और फिर उस मामले को एक अच्छे तरीके से हैंडल करके सेटल कर दिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर अमेरिकन ब्लैक वाटर बना सकते हैं तो पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई जो है, ये क्यों ब्लू वाटर्स नहीं बना सकती? दूसरी मिसाल मैं जो आपको दूँ, यकीनन जो ब्लैक वाटर करेगी, अगर आप उनका मुकाबला करना चाहते हैं या आप समझते हैं कि आप ऐसी हिम्मत रखते हैं और आपके अंदर ज़रूरत है, तो आपके पास भी ऑफिसर्स की कमी नहीं है। आप अपनी ब्लैक वाटर खड़ी कर दें, ठीक है, जिस तरह उनकी खुफिया आपकी भी खुफिया होगी। और यकीनन आप ब्लैक वाटर उनकी या ब्लू वाटर्स खड़ी करेंगे तो इंडिया वाले भी कोई ना कोई कर लेंगे, फिर ये तो एक मुकाबला रशिया वाले भी कुछ कर लेंगे, फिर तो एक काम शुरू हो जाएगा ना, मुकाबला शुरू हो जाएगा। सेकंड मिसाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी की, मैं चूँकि आर्मी अफसरों की आर्मी की मिसाल दूँगा। दूसरा था जैसे हमारे उन्होंने 40 शहादतें कर दी वहाँ पे लंडी कोतल के एरिए में, जिसमें उन्होंने कहा जी फ्रेंडली फायर में पाकिस्तान आर्मी 40 या इससे कुछ ज़्यादा शहादतें हो गई थी। और हमने उसके बदले में उस वक्त जनरल शॉफ परवेज़ कियानी साहब थे पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने क्या किया कि 6 महीने के लिए सप्लाईज़ जानवर की बंद कर दी और ऐसे वो पंजाबी में जिसकी मिसाल है ना कि गौंगा से मिट्टी झाड़ना ना, और बस वो 40 हमारी शहादतें हो गई ना, हमें कोई, यहाँ तक कि अमेरिका ने सॉरी तक भी नहीं बोला हमसे ना। होना तो ये चाहिए था कि आप उन्हें कहते कि जो भी कल्प्रेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आप हमारे हवाले कर दें, जिन लोगों ने ये फ़ायर किया है, और उनको आप हमारे हवाले कर दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह।
ठीक है, उनको कानून के मुताबिक हम डील कर लेते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर उसके लिए इंटेलिजेंस प्रोसीजर्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड जो इंटेलिजेंस प्रोसीजर्स हम वो अडॉप्ट करते हैं और इसको हम सेटल कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मेरे कि ये गिला बिल्कुल बेमकसद है आपका कि जी इज़राइल क्यों बना और हम इज़राइल को नहीं मानते और हम फ़लाँ को नहीं मानते। मेरे भाई इस वक्त जो है ना तकरीबन सुबह के 7:30 बज चुके हैं और सूरज निकला हुआ है। मैंने बता चुका हूँ पहले कि इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के यानी पाकिस्तान पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के तहसील जीराबाद थाना गखड़ के एक गाँव कोट नायत में बैठ कर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने घर की छत पे। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम एक ही वक्त हम सबके पास है, चाहे वो यहूदी हैं, ईसाई, मुसलमान, हिंदू हैं, सिख हैं, सबके पास एक जितना वक्त है। तो मेरे भाई जो तरक्की की है इसराइल ने या यहूदियों ने, आप ये देखें 1948 में जब भी उन्होंने ये 1900 लोग कहते हैं कि सन 1900 से उन्होंने ज़मीनें खरीदना शुरू की फ़लस्तीन वाली, तो भाई शुरू की होंगी, हम कब मना करेंगे नहीं की होंगी 1900 से 1948 में। वर्ल्ड वार टू के बाद चूँकि वर्ल्ड वार वन में मुसलमानों को काफ़ी नुकसान रहा, हफ़्ते उस्मानिया को, वर्ल्ड वार टू में ज़्यादा नुकसान हो गया। और उसके बाद कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिलअमूम और यूके की बिलखसूस हमायत के साथ जो है वो उन्होंने ये फ़लस्तीन में अपनी इजराइल की रियासत कायम की। और चूँकि वो एडोल्फ हिटलर वाले जर्मनी जो था, जर्मनी की वजह से भी उनको यहूदियों को थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके वहाँ पे काफ़ी लोग उनके बकौल यहूदियों के उनका तो मर्डर हुआ था और बकौल बाकी जो जर्मन्स हैं जो उनके बकौल उन्होंने, चूँकि दुनिया में तमाम तकलीफ़ों के ज़िम्मेदार जनाब एडोल्फ हिटलर साहब के मुताबिक, उनकी थियोलॉजी के मुताबिक दुनिया में तमाम तकलीफ़ों के ज़िम्मेदार यहूदी थे और उन्होंने उससे बदला लेने की कोशिश की। उसमें उनके बहुत सारे लोग मारे भी गए, इसके बदलाव मूवीज़ भी बन चुकी हैं और ये एक कॉमन सा फैक्टर है। तो 1948 में ये था कि 1947 में पाकिस्तान बना, तो 1948 में ये था कि यहूदियों को काफ़ी, यानी कि उस वक्त दुनिया में सिंपैथी एक हासिल थी कि उनके साथ जुल्म, उनके साथ कुछ ज़्यादती हुई है, जो वट एवर जो भी था। या समझें कि यहूदी जो है, क्योंकि उस वक्त भी और इस वक्त दुनिया में चंद चीज़ें यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर एक तो जो वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं, IMF है, IMM है, और जितनी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो टॉप वर्ल्ड की, जैसे UK की हैं, USA की हैं, और जो दूसरी चाइना की हैं, फॉर दैट मैटर जो रशियन हैं, जैपनीज़ हैं, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज जनरली यहूदी कंट्रोल करते हैं। यानी समझिए कि दुनिया का जो कैश फ्लो है उसको, और बैंक्स हैं बड़े बड़े, वो यहूदियों की मलकियत हैं। स्विट्ज़रलैंड के बैंक भी उनकी मलकियत हैं और भी बहुत सारे बैंक्स उनकी मलकियत हैं। इस तरह से दूसरा मीडिया है। आजकल जो सेकंड वार है वो है मीडिया की वार। तो मीडिया की वार को भी आप देख लें कि जनरली इसको यहूदी ही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी यहूदियों के बारे में करेंगे तो उसके बारे में मुश्किल हो जाएगी। जैसे आप देखें कि आप हॉलोकॉस्ट की बात नहीं कर सकते, या आप इस तरह के यहूदियों के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप अगर कोई नाज़ेबा अल्फाज कहते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट वाक़ा ये इंडिया में हुआ है, वो पता नहीं नूपुर सोपुर जो है वो एक सुना है कि एक वकील है और उसने अपने पासों की शान में के बारे में ऐसी गुस्ताखी की है, या ऐसी गुस्ताखी की, खैर कोई क्या कर सकता है। उसने अपनी नापाक जसारत की है, ऐसे अल्फाज बोलने जिससे मुसलमानों को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तकलीफ़ हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ हो, मुसलमानों को तकलीफ़ हो। तो उसने ऐसी कोई कोशिश की है। अभी तो हम आज 19 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुना है कि 5 दिन से वो लापता है। ये छुपी हुई है या उसको राह ने छुपा लिया होगा, जो जो किसी सेफ हाउस में उसको पनाह दी हुई है, या वट जो भी है। तो इस तरह उससे पहले भी आप जो कुछ फ्रांस में हुआ, जो कुछ इटली में हुआ, इवन जर्मनी में, जिसको मैं अपना मुल्क समझता हूँ, किसी बाद में बताऊँगा कि उसको मैं अपना मुल्क क्यों समझता हूँ। अभी बता ही देता हूँ जर्मनी को मैं अपना मुल्क इसलिए समझता हूँ कि जब मेरा कोई मसला है, इसको हम पेंडिंग करते हैं फिर किसी वक्त के लिए, बात दूसरी चली जाएगी। तो बात यह है कि जी हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं या हम इस्तिस्ना की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि यहूदियों को तो ये इस्तिस्ना हासिल है कि उनके बारे में कोई होलोकॉस्ट के बारे में कोई ऐसी बात ना करे, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी वसल्लम को ये के और उनके पैरोकारों को ये सहूलत हासिल नहीं है कि अल्लाह के नबी वसल्लम के खिलाफ़ कोई बात करे तो हम उसको जो है ना कंडम कर सकें ना। तो आज की दूसरी बात ये है कि जो वीटो पावर्स हैं, आप ये देखें कि इज़राइल एक छोटा सा मुल्क है। यहूदी जो दुनिया की आबादी का 1% से भी कम है, और जो 1% कम होता है वो लेस देन होता है, और लेकिन इवन देन वो किसी भी चीज़ को वीटो कर सकता है और करता भी है। आप ये देखें वीटो पावर्स जो हैं वो अमेरिका के बाद अमेरिका है, मतलब चाइना है, इवन ये सॉरी इज़राइल है, रशिया है, और एक आध और मैं उसको बोल रहा हूँ कि शायद फ्रांस या इसमें से UK में से एक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये पाँचों वीटो पावर्स में से कोई एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है।
ये अलमिया है इस दुनिया का कि दुनिया की टोटल 9 अरब आबादी है, उसमें से 3 अरब मुसलमान हैं। दुनिया की आबादी का 1/3 मुसलमान है दुनिया में, यानी हर तीसरा शख्स मुसलमान है। ठीक है जी। और दुनिया में हर तीसरा शख्स जो है वो ईसाई है। 1/3 दुनिया में ईसाई हैं, 1/3 मुसलमान हैं। बाकी सारी कौमें मिलाकर 1/3 हैं, जिसमें हिंदूज़ भी आ जाते हैं, जिसमें सिख भी आ जाते हैं, जिसमें बुद्ध मत वाले भी आ जाते हैं। स्पेशली चाइना वगैरह की वजह से इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अदरवाइज़ चाइना को अगर की तादाद को निकाल दें तो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। नॉन रिलीजन वाले आ जाएंगे और बहुत सारी, ये सारे मिला के 1/3 हैं, जिसमें यहूदी भी शामिल हैं। तो आप ये देखें कि मुसलमानों के इतने, यानी कि 50 ऑलमोस्ट 57 या 58 आज़ाद मुल्क हैं, छोटे बड़े मिलाकर। और एक भी यानी कि मुसलमानों की यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है कि वो इस चीज़ को वीटो कर सके ना। इस चीज़ का नोटिस लेने की ज़रूरत है और तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए सफ़ारती सतह पर और हर लिहाज पर। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर। इसी बात पर अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि तमाम मुसलमान मुल्क मिलकर यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास करवाएँ कि नंबर 1 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई शख्स शान में असल शान के बारे में के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। गुस्ताखी तो हर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और अल्लाह के बंदे की गुस्ताखी जिसने की है उसका जाकर हालात देख लें आप। चाहे वो आद वाले थे, चाहे वो समूद वाले थे, चाहे वो साहिब मदैन थे, चाहे एका वाले थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाया है कि जो उस वक्त के मुसलमान थे, यानी उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी लोग बनी आदम में से आए हैं, हम सब को अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम लोगों ने उनकी ताकत का अशीर भी नहीं देखा। ये आद और समूद जो कौमें थीं, इनके लोग, इनका बच्चा जो था वो उलमा ने फरमाया कि 400 साल में बच्चा जवान होता था, 1000-1200 साल एवरेज उम्र थी और दरख्तों को खड़े होकर उखेड़ देते थे वो। तो हमने तो उनकी ताकत का अशीर भी नहीं देखा कि जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हुकूमत की हलाफ किया, अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि देखो उन्होंने सरकशी की और वो सरकशी की याद में दूर फेंक दी गई आद, और सरकशी की समूद ने और दूर फेंक दी गई समूद। तो जो भी सरकशी करता है फिर अल्लाह पाक से उसका बदला लेने के लिए काफ़ी हैं। तो हमें ये रेज़ोल्यूशन नबी पाक के बारे में पास करवानी है यूनाइटेड नेशन से और वीटो पावर भी हासिल करनी है। वीडियो सुनने का शुक्रिया। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएबुल्लाह चीमा, चेयरमैन तकबीर पार्टी पाकिस्तान। पहले मैं बता चुका हूँ कि हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त हम पाकिस्तान पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, ज़िला गुजरांवाला के एक तहसील वज़ीराबाद और थाना गखर के गाँव कोट नैथा में बैठ कर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सुबह के तकरीबन 7:40 हुए हैं। आज तो इस बात पाकिस्तान आर्मी के बारे में कर लेते हैं। क्या मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि FATF के जो हैं उसकी पाकिस्तान आर्मी की कोर सेल ने बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम ग्रे लिस्ट में जाने से बच गए और इस तरह इंडिया की हमने एक साजिश में काम बना दी। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पे ये है कि हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं, मतलब थ्रू पाक खोज करना चाहते हैं, हम उसको एक समझें कि टच दे देते हैं, एक इंडियन टच आ जाता है जी। और हम कहते हैं जी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सा किया क्योंकि वैसे जवाज़ बनाना होता है, जवाज़ अदम जवाज़ की बिना पर हम उसको ज़रूर इसमें ले आते होते हैं और फिर हमारे पास उसकी वो आ जाती है रीज़निंग के जी पाकिस्तान आर्मी ने क्यों ये टॉस किया है ना। इस तरह हमारी आपको इससे पहले बहुत सारी मसाइल पेश आए, जैसे पिछली वीडियो मैंने जिक्र किया था उसका जो लाहौर में वाक़या पेश आया था रेमंड डेविस वाला, और उससे पहले मैंने उनका भी जिक्र किया जो हमारी शादियाँ हो गई थी जिसमें 40 लोग जो थे अमेरिकन आर्मी ने के बल्कि इजरायली आर्मी के एक पायलट या कुछ लोगों ने यहूदियों ने जो शहीद कर दिए थे और फिर बाद में 6 महीने तक उनकी सप्लाईज़ हमने बांध रखी। और उस वक्त जनरल शाकिर कियानी आर्मी चीफ थे, तो जो उनकी इल्म अक्ल के मुताबिक जो उनको सही लगता था वो उन्होंने किया और ठीक है, उस वक्त के हालात के मुताबिक वो हमसे बेहतर समझते थे। मैं इस बात पर पूरा यकीन रखता हूँ कि जो आर्मी चीफ होता है उसको बहुत सारी मालूमात होती हैं, सारा दबाव उस पर होता है। जैसे भी जनरल कमर बाजवा हैं, तो हम यहाँ बैठकर कोई भी सिविलियन, चाहे स्पेशली एंकर्स और ये जो टिकटॉकर्स हैं, ये कभी भी ये नहीं जान सकते कि उस सीट की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो पोस्ट कितनी अहम है और उसके मसाइल क्या हैं। आप ये भी ध्यान रखें कि इस पोस्ट के बहुत सारे मसाइल भी हैं। तो हम ये बात करते हैं कि इस पोस्ट के बहुत सारे मसाइल हैं, तो याद रखिए ये पोस्ट जितनी लुक्रेटिव है उतनी ज़िम्मेदारी का तकाज़ा भी करती है। जैसे आजकल वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को हटाने के लिए शायद कि कोई प्रेशर यूज़ किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं उनको पूरी कौम को मालूम है कि उनको नो कॉन्फिडेंस के वोट के ज़रिए हटाया गया है। उनके खिलाफ बाकायदा तहरीक पेश हुई जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और प्रोसीजर्स के मुताबिक,
और उस तहरीक में बाकायदा उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई नेशनल असम्बली में, और उसके बाद उनकी हुकूमत को बरतरफ कर मतलब हुकूमत जो है उनकी ख़त्म हो गई। तो इस दौरान जो है बहुत सारे स्पेशली जो मीडिया वार है, मीडिया सेल है इमरान खान साहब का, यकीनन वो फॉरेन फंडेड है, और उसको जो लोग रन कर रहे हैं उनका तल्लक बाद लोग कहते हैं कि बस फ़राक गोगी वाला की यासिन जमील गुजर की वाइफ जो है वो इसको देख रही है, और कॉमन फ्रेंड है इमरान खान साहब की, उनकी वाइफ की, जो भी मैडम उषा का और जो भी उनका नाम है। और बाद लोग कह रहे हैं कि मैडम जुमैमा खान जो है उन्होंने किसी को सपोर्ट किया इमरान खान साहब को इसके लिए, मीडिया टीम के लिए, और उन्होंने शायद को उन्हें यूके की या यूएसए की फॉरेन को टीम हायर करके दी है जो इसको डील कर रही है। जो लोग इस फील्ड में हैं वो मुझसे बेहतर समझते हैं, स्पेशली मीडिया वाले जो हैं उनके, क्योंकि इनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो उसके बेहतर तौर पर इसमें अपनी राय दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी की, तो कि जी जैसे उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर है कि शायद उन्होंने कोई इसमें रोल अदा किया है। तो भाई बात ये है कि जो इस हार्ड सीट पर बैठा होता है ना, चीफ वार्ड स्टाफ वाली सीट के ऊपर, उसको ही मालूम होता है कि पंजाबी के अंदर कि किस पा विकदी है ना। तो उनको मालूम होता है कि इस वक्त क्या हालात है मुल्की, FATF का कितना प्रेशर था, और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। इमरान खान साहब का मसला ये है कि उनके अंदर तकब्बर बहुत ज़्यादा है। अब इमरान खान साहब से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनकी हुकूमत जो नो कॉन्फिडेंस के लिए ख़त्म हुई है। इमरान खान साहब, आप सिर्फ एक सवाल है कि आप ये बताइएगा, मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान हूँ, आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, मुझे सिर्फ एज ए कोलीग या ब्रदर चेयरमैन ऑफ एन अदर पार्टी मुझे ये बता दीजिएगा कि आप आए कैसे थे हुकूमत में। आप बताना पसंद करेंगे कि आपके कितने MNA थे और आप कैसे हुकूमत के अंदर आ गए ना, किसने आपको सारे जलसों को मैनेज किया, ऑर्गेनाइज़ किया। और बहुत सारे लोग जो है ना, मैं आज एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन साहब का मामला था, इसमें फैक्ट ये है कि इमरान खान साहब को जब जहांगीर तरीन साहब ने फ़ंड किया और उनको सारा सपोर्ट किया और हर तरह से उनकी पार्टी को सपोर्ट किया, बल्कि यहाँ तक लाने वाले इमरान खान साहब नहीं, इस पार्टी को प्रैक्टिकली बात करें जहांगीर तरीन साहब हैं। तो जब जहांगीर तरीन साहब इस स्टेज पर आ गए तो इमरान खान साहब को उनसे खतरा महसूस हुआ। इमरान खान साहब को लगा कि अगर जहांगीर तरीन साहब की मकबूलियत इसी तरह रही, उनके पास पैसा भी है, वो सीजनड भी हैं, तजर्बाकार भी हैं, और इमरान खान से 100 गुना ज़्यादा ज़हीन भी हैं, तो उसके बाद तो तहरीक इंसाफ का जो अगर वाकई इलेक्शन हो जाता है तो उसमें तो इमरान खान साहब उनसे जीत जाएंगे। आज भी अगर मेरिट पे, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर आज भी पूरे मेरिट के ऊपर अगर आप इनका करवा लें दोबारा से इलेक्शन, तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पूरे ज़ोर से अगर आमने सामने आएंगे, शाह महमूद कुरैशी जीत जाएंगे। आप देख लीजिएगा, तो लोग इमरान खान को छोड़ के शाह महमूद कुरैशी साहब के पीछे हो जाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब पहले खुद क्रिटिक करते रहे कि जी ये मरूसी पार्टियाँ हैं, जो नून लीग वगैरह हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, और आगे उनके जो बेटी है मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज आ गया है, और इस जनाब वो थी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, फिर उनके बेटी बेनज़ीर साहब आ गई, फिर उनके दामाद जो थे आसफ़ ज़ाहिर साहब, उनकी डेथ के बाद अंदर सियासत में आए, फिर आगे उनका जैसा बेटा जो है वो बिलावल जरदारी जो है वो मैदान में आ गया है। तो इमरान खान साहब अगर वो मरूसी पार्टियाँ थीं, तो आपने जैसे शाह चौधरी के साथ मिलकर जहांगीर तरीन को और उनके बेटे अली तरीन को जो नाअहल करवाया है, ये भी कोई अच्छा फ़ेल नहीं है। आप जैसे आप बहुत सारी बातें पता होती हैं और आप मानते नहीं हैं, ये सारा हम दुनिया को पता है कि ये सारा काम आपने जस्टिस शाह चौधरी से मिल के ही करवाया है, और इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि मैं इमरान साहब, शायद मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि मैं खुद फार्मर जज हूं। 1997-98 में मैं 11 कोर में FGCM का जज रहा हूं, फील्ड एंड कोर्ट मार्शल का। तो कानून के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के कानून में कि कोई शख्स को आपका हयात नायल करार दे देना। इमरान खान साहब, आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे अली तरीन के पास हर वक्त ये रेमेडी हासिल है। वो जब चाहें आज, या मतलब एक टेन्योर जो 3 साल से 7 साल के दरमियान होना चाहिए, जब उनका 3 से 7 साल का टेन्योर पूरा हो जाए तो वो जब चाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं और अपने नए जो उनकी तायात न्यायालय का फ़ैसला था उसके ऊपर रिव्यू ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और इस रिव्यू में हो सकता है कि वो दोबारा से कामयाब हो जाएं और उनको दोबारा सियासत करने का पाकिस्तान में और अपने वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। करप्शन की बात यह है कि जनाब इमरान खान साहब, आप ये हीरे वाली बात देख लें जो आजकल रियाज मलिक साहब की और उनकी बेटी की और आपकी वाइफ जो हैं वो मोहतरमा जो शटल काक में होती हैं आजकल, वैसे आप दोनों के मामला जो हैं वो मेरे इलम से बिल्कुल बाहर हैं कि आप जब ये कोई पीरनी वगैरह थी, उधर माने का उसकी बेटी वाइफ थी सामान माने का, उसका नाम एजेंस निकल गया है, और उसकी वाइफ थी, तो जब ये पीरनी वहाँ पे बनी हुई थी या पीरनी लगी हुई थी, तो उसको सुना है आप दौरे मरीद इनके पास पेश होते रहे हैं ना,
और फिर ये पीरनी मरीज़ी ने मिलकर रूम के अंदर 2-2 घंटे अकेले बैठना है, कौन सा इस्लाम है इमरान खान साहब? शरीयत ने कब आपको इजाज़त दी कि आप एक शादीशुदा नामहरम औरत के साथ 1 घंटा या 2 घंटा तन्हाई में बैठ के बातें करें और उनसे उनका जो भी ज्ञान लें, और उस ज्ञान के तहत जो है फिर वो अपने खामन और मानिका को छोड़कर आपसे शादी भी कर लेती है ना। हाँ, अल्लाह की शरीयत में इसकी इजाज़त है, लेकिन शरीयत में इस तरह की मुलाकात की इजाज़त नहीं है। फिर आपने कहा कि जी नऊज़ुबिल्लाह आपने नाम लिया है कि जी कोई रियासत मदीना आप बना रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, नऊज़ुबिल्लाह ये तो खैर वैसे ही गुस्ताखी मेरे इल्म में है कि जितने मर्डर और जितने रेप आपके दौर में हुए हैं, क्या रियासत मदीना में ऐसा हो सकता था? क्या जो आप ये कह रहे हैं ये रियासत मदीना, ये गुस्ताखी नहीं है रियासत मदीना की और इस लफ्ज़ की? हम इस मुल्क को पाकिस्तान नहीं आज तक बना सके। कितने कत्ल हो रहे हैं, कितना डेली बेस के ऊपर, कोई एक दिन का अखबार में ये दिखाएँ जिसमें कत्ल की, अगवा की और रेप की और बीवियों को मारने की और हामिलों को मारने की खबरें ना हो ना। और आप ये जो कहते हैं मुझे तो ये गुस्ताखी लगती है। सेकंड बात ये इमरान खान साहब कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल का नाम यूज़ करते हैं, तो मुझे ये मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह रब्बुल अलमीन फरमाया कि यनकुरुल्लाह है, जो अल्लाह के खिलाफ चाल चलते हैं उनके खिलाफ अल्लाह पाक चाल चलते हैं, और अल्लाह की चाल हर चाल पे भारी होती है। मकरन व मकर अल्लाह है, जो अल्लाह के खिलाफ मकर करते हैं चाल चलते हैं, अल्लाह भी उनके साथ चाल चलते हैं, और अल्लाह की चाल सब चाल पे भारी है। इमरान खान साहब, आप अपने 6 फुट पे इस्लाम नाफिज़ नहीं कर सकते। आप अपनी शक्ल देखें, आपने क्लीन शेव की हुई है। आपको मैं बता दूँ कि बनी नौ आदम में सबसे पहली क्लीन शेव कौम लूत ने की थी। कौम लूत जो अमल करती रही है वो आपका भी इल्म में है, हमारे भी इल्म में भी है। अगर किसी को शक है तो आज बन्नू जाकर चेक कर लें कि इसके क्या असरात हैं और ये किस तरह की चीज़ होती है ना। बन्नू वाला जो जनरल एरिया बन्नू का है उसके बारे में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मशहूर हैं। तो आप अपने 6 फुट के ऊपर इस्लाम नाफिज़ करें। आप इन 25 करोड़ लोगों के ऊपर इस्लाम नाफिज़ ना करें, ना इनको इस्लाम के ऊपर लेक्चर दें कि रियासत मदीना ऐसी थी या वैसे। रियासत मदीना तो नऊज़ुबिल्लाह आप जो कहते हैं वैसे गुस्ताखी है। अपने मुल्क का डाटा निकालें, अपने 40 माह का डाटा निकालें कि आपके दौरान कितने मर्डर हुए। कत्ल जो है फितना, ये फितना फ़साद फ़िल अर्ज़ है, फितना है कत्ल। आप अपने चेक कीजिए कितने कत्ल हुए ना आपके 40 महीने में, और उसको मुझे कंपेयर कर बताइए कि उसी दौरान नून लीग के दौर में कितने हुए और ज़रदारी साहब कितने दौर में। ये बताएं कितनी बच्चियाँ रेप हुई हैं आपके दौर में, पीछे कितनी 40 में, कितनी महंगाई बढ़ी आपके 40 माह में, उससे पिछले कितनी बढ़ी, कितना कर्जा बढ़ाया आपने उससे पीछे ना, और कितने आपने डैम बनाए ना, कितनी रोड्स बनाई। ये एक वैसे कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती डैम्स और रोड जो होती हैं, ये तो एक तरक्की का हिस्सा होती है। लेकिन जो असल जो जिन लोगों में हुकूमत होती है मुसलमानों की, उनका काम होता है उसको वेलफेयर स्टेट में चेंज करना, इस्लामी फ़लाही रियासत में तब्दील करना, या इस्लामी लफ्ज़ नाम यूज़ करना, फ़लाही रियासत में चेंज करना, जैसे जर्मनी वगैरह हैं जहाँ पे मैं भी रहा हूँ। तो इमरान खान साहब, मेरे इल्म की हद तक जो है आपके पास कोई ऐसी कामयाबी नहीं जिसको आप ज़िक्र कर सकें, और आपके जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ स्टांस है हम उसको कंडम करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हम तमाम अफसर जो हैं ऑलमोस्ट समझें कि 10 में से 9 अफसर जो हैं आज भी जनरल बाजवा के साथ खड़े हैं। कोई एक आध इक्का दुक्का निकला आता है जिन्होंने, वही चंद लोग थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जिन्होंने कहा जी हम रिटायर्ड अफसर हैं और जनरल बाजवा से मिले हैं, पता नहीं क्या हमने क्वेश्चन किए हैं। तो वो इस तरह के अहमकाना सवालों का कोई जवाब नहीं होता। बहुत सारे सवाल जो होते हैं बिल्कुल बेमकसद होते हैं, और उनका जवाब देना जो है वो जवाब देने वाले की तौहीन होती है। तो इस बात के ऊपर आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं कि इमरान खान साहब, आप जब चाहें मेरे साथ मुकालमा कर लें, जहाँ पे चाहें कर लें। हाँ, जो टीवी चैनल है आपका पसंदीदा नहीं होगा, न्यूट्रल और अच्छा चैनल होंगे, जो स्टैंडर्ड के लोग हैं वो होंगे, और उस पर जब चाहें मुकालमा कर लें। और जनरल भाई साहब, हम आपके साथ हैं जो रिटायर्ड अफसर हैं तमाम। वीडियो सुनने का शुक्रिया। अल्लाह पाक मेरा और आपका हम सबको हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएब चीमा, चेयरमैन तकबीर पार्टी पाकिस्तान। आज हम थोड़ी सी कर्ज़े के बारे में बात कर लेते हैं कि मुल्की कर्ज़ा जो है इस वक्त वो पहुंच चुका है, वो इस वक्त पहुंच चुका है 200 अरब डॉलर के ऊपर। तो सवाल यह है कि पहले हम इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, गालबन 11 जून को हमने बनाई थी, 14 जून को अपलोड की है। तो सवाल ये है कि यहाँ तक ये कर्ज़ा पहुँचा कैसे। मैं इसका बात का पहले जिक्र कर चुका हूँ कि सबसे पाकिस्तान का बड़ा इशू जो है वो यही कर्ज़ा ही है। बजट के ऊपर हम बात कर चुके हैं, बहस कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट रोज़ाना का 11 अरब रुपया जो हमने वापस करना है IMF को या इसराइल को, और जो डिफेंस के तीनों फोर्सेस का जो डेली खर्च है वो 4 अरब रुपया है और तकरीबन। और इसी तरह जो है रोज़ाना के पेंशन के बाद में 1.5 अरब रुपया पूरे साल में हमने देना है। और इस तरह जो तरक्याती बजट हमारे पास तकरीबन 2 अरब रुपया पर डे के हिसाब से है पूरे मुल्क के लिए। कहने का मकसद ये है कि मुल्क को इस हालात तक पहुँचाया किसने। हमें तयन करना है उन अशख़ास का, शख्सियात का और उन इदारों का, और इदारों में बैठे हुए बिलखसूस उन सेक्रेटरीज़ का जो इसमें ज़िम्मेदार थे इस तमाम मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सवाल मेरा ये आपसे है कि जब ये मुल्की कर्ज़ा यहाँ तक पहुँच रहा था, क्या उस वक्त मीडिया हाउसेज़ नहीं थे?
यकीनन थे। तमाम मीडिया हाउसेस जो हैं 100 के करीब चैनल हैं, उसमें समझें कि 20 के करीब बड़े चैनल हैं, 10 करीब उनसे भी जो एक क्लास 7 10 12 कहते हैं अपने आप को, उनके अंदर तकरीबन 1000 साफ़ी हैं, जिनमें कुछ 100 अपने आप को ए कहते हैं, कुछ 100 बी, कुछ 100 सी, वो सब मौजूद थे, यूट्यूबर मौजूद थे। तमाम जो अदालतें हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस मौजूद थे, इस तमाम सुप्रीम कोर्ट को मिलाकर जो 150 के जजेस हैं वो मौजूद थे तमाम मराहत के साथ। पाकिस्तान अगर आर्मी और एयरफोर्स नेवी की बात करें तो हमारे भी जो 30 जनरल्स होते हैं, लेफ्ट जनरल्स होते हैं और 2 जनरल्स हैं, वो भी मौजूद थे। जितने भी एयरफोर्स के जनरल्स हैं, 3 स्टार के या फॉर्मेशन कमांडर्स, जो कि अमूमन जो हम पाकिस्तान आर्मी में डिवीज़न और कोर को फॉर्मेशन कहते हैं, ये कोर कमांडर्स थे और जीओसी जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग थे, जीओसी से मौजूद थे। इस तरह एयरफोर्स के भी मौजूद थे और नेवी के भी मौजूद थे, मीडिया हाउसेस मौजूद थे। तमाम फेडरल सेक्रेटरीज भी जो 22वें 21वें और 20वें ग्रेड के लोग हैं, फिर 12 जो सर्विसेज हैं हमारी, वो सारे भी मौजूद थे और इन्जॉय भी कर रहे थे ना। इस तरह जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, मलक रियाज हैं और इस तरह के और जो हैं वो भी इन्जॉय कर रहे थे। और कौन इन्जॉय नहीं कर रहा था, कौन चक्की में पिस रहा, वो हम 25 करोड़ अवाम हैं। अब इसका फ़ैसला हम 25 करोड़ लोगों के ऊपर है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इस बात को पुश करना है। देखिए, हमें क्या कहा गया कि आपने इदारों के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं करनी है। बिल्कुल जनाब, हम डरते हैं आपसे, हम कहाँ बात कर सकते हैं। हम वैसे ही डरते हैं आपसे सब इदारों से, और डिफेंस फोर्स से तो खास तौर बहुत डरते हैं। और मैं तो खुद चूँकि पाकिस्तान आर्मी से मेरा तल्लुक़ है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ मैं, तो मुझे पता है कि एजेंसियों की एक्चुअल पावर क्या होती है, चाहे उसमें ISI है, MI है, या हमारे FS सेक्शंस हैं, IB है, या जो भी हमारे ये सिविल इदारे हैं, पुलिस इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच है, और जो भी हमारे और भी इंटेलिजेंस इदारे होते हैं, उन सब का जो है उन पावर का मुझे पता है। तो मुझे ये बता दीजिए, तमाम इदारे मिलके और शख्सियात बता दीजिए, स्पेशली जो हमारी जुडिशरी है और जुडिशरी जो है के जनरल जो हैं, उमर ताब नियाज़ साहब, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सर आप मुझे बता दीजिए कि हम इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। क्या हम सिर्फ यही बात कर सकते हैं कि जरदारी साहब बोल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं? मैं पहले कह चुका हूँ कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने कब किसी से कहा है कि जाकर आप थाने में रिश्वत ले लो, या आप कहीं पे भी जाते हैं, किस भी सरकारी दफ्तर में आप जाते हैं, कोई आप बिल पास कराना हो किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो आपका बगैर पैसे दिए नहीं होता। किसी अदालत में चले जाएँ, आप वकला का आप निज़ाम देख लें सारा, कितनी मुश्किल पेश आ रही है मुल्क को वकला में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बात करना चाहता हूँ उमर ताब नियाज़ साहब आपसे भी, और मियाँ शबाश साहब आजकल आप हुकूमत में, आपसे भी, कि ये देख लीजिए कि ये जो 17 जजेस हैं, पाकिस्तान की आबादी कितनी थी जब ये 17 जजेस थे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान की आबादी तकरीबन जो थी वो 12 करोड़ थी जब ये 17 जजेस थे। आज पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, तकरीबन डबल हो गई है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस 34 होने चाहिए थे आज, लेकिन वो 17 ही हैं, क्योंकि इस तरफ किसी को तवज्जो ही नहीं है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशरी के बारे में आज मैं आपसे करना चाहता हूँ, उमर ताब नियाज़ साहब, पहले मैं एक वीडियो में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। कर्ज़े के बाद हम आते हैं इसकी तरफ, जुडिशरी की तरफ आ जाते हैं। उमर ताब नियाज़ साहब, मैं एक वीडियो में आपसे जिक्र कर चुका हूँ जनाब, कि इस वक्त आप 17 जजेस हैं। आपने पिछले मेरे इल्म की हद तक जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, वो ये जो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बयान करना है ना। बाकी जो जुल्म अदालतों के अंदर हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं ना। हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारे तो ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी, और हमें कहा जाता है कि चाहे जो मतलब है कोई शयातीन भी, आपने उनको फ़िश्ता ही कहना है ना। हम जनाब सबको फ़िश्ता ही कह रहे हैं, हम बहुत डरते हैं आपसे। तो उमर ताब नियाज़ साहब, एक अच्छा काम जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, वो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बैन लगाना। अब अल्ताफ़ हुसैन जो था वो एक MQM का एक हेड था, और वहाँ टॉक्सिडो में बैठ कर उधर UK में वहाँ से वो ख़िताब करता था, और उसके बाद अजीब-व-गरीब आवाज़ें निकलती थीं, और पागलों जैसी बातें वो करता था, और इतने कितने उसने मर्डर क्ला दिए, पता नहीं को बोला उसने, पता नहीं क्या क्या नाम अजीब-व-गरीब से हमने सुने हुए हैं, मीडिया के ऊपर सुने हैं। जो कि मैं कराची ज़िंदगी में 4-5 दफ़ा ही गया हूँ, और कभी भी एक वक्त में 2-3 दिन ज़्यादा नहीं रहा, और गया भी उस तरह हूँ कि आपने कोई स्पेसिफाइड काम के लिए जाना, जैसे अमूमन मैं आर्मी की बस में ठहरता हूँ या एयरफोर्स की बस में रुके, अपना काम किया और वापस आ गए। कोई एक आध दफ़ा शायद किसी होटल में रुका होऊंगा सदर में, वो भी एक आध रात के लिए, अदरवाइज़ मैं अपनी बस में ही ठहरता हूँ, यानी कोई ट्रांसपोर्ट उसको अवेलेबल नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि एक अच्छा काम किया, अल्ताफ़ हुसैन को बैन किया, कराची में बहुत हद तक सेटलमेंट आ गई है। एक और अच्छा आप काम कर दें, उमर ताब नियाज़ साहब दोबारा चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। आपकी एक एज है, और आप देख लीजिए कि आपसे पहले जो थे साकिब निसार साहब रहे हैं, उसके बाद साद चौधरी साहब दरमियान में बहुत सारे आए हैं, और खोसा साहब भी रहे हैं, और भी बहुत सारे रहे हैं। आप भी इसी तरह एक दिन रिटायर हो जाएंगे आपने टेन्योर के साथ ही। बस आप अच्छा ये काम कर जाएँ कि पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल गैदरिंग्स के ऊपर बैन कर दें। और इसको मैंने पिछली वीडियो में कहा था 100 या 50 भी ख़त्म करें, क्योंकि उसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आप इस गैदरिंग को टोटल 15 से 20 लोगों तक कर दें, 25 से ऊपर तो बिल्कुल ही बैन कर दें ना। और 25 से मुराद ये है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं 20-25 हो सकते हैं, मैक्स हो सकते हैं, इनके आरोप कितने होने ज़रूरी हैं। उसमें उनका सिक्योरिटी स्टाफ को भी शामिल करें। अब ये ना हो कि सिक्योरिटी स्टाफ का तो 500 बंदा है और जो है ना आपके साथ 20 लोग हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी स्टाफ मिला के मैक्स लिमिट आप 40 कर देंगे, 40 से ऊपर नहीं जा सकते आप ना किसी भी सूरत में। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप ये देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, उमर ताब नियाज़ साहब जब उन्होंने लैंड किया
कराची में तो 250 आदमी जो उनकी शहादत होगी ब्लास्ट के अंदर ना। फिर दिन थोड़ा साहब 2008 में जब वो खुद ड्रॉप हुई हैं, उनकी डेथ हुई है इधर रावलपिंडी में, उसमें आप देखें कि जलसे की वजह से कितने ज़्यादा जो है लोग शहीद हो गए। इस तरह जो पेशावर में पॉलिटिकल गैदरिंग में जितने ब्लास्ट हुए हैं आपके इलम में हैं। अब इमरान खान साहब जो है ये जिन्होंने लेटेस्ट 25 मई वाला जो उन्होंने ड्रामा किया है, ये जो उसमें आप देखें कि बकौल उनके 5 लोग जो उनकी डेथ हो गई है ना। आप ये देखें कि कितना फस क्रिएट हो जाता है जब आप मीनार पाकिस्तान लोगों को इकट्ठा करते हैं। पावर शो जी मैं अपने डी ग्राउंड में इकट्ठा करता हूँ मैं, इस तमाशे को ही बंद कर दें आप कि जी वो पुलिस के लोगों को, जैसे हम इमरान खान साहब जो हैं वो 25वीं वाले जलसे में पुलिस के लोगों को और सरकारी हथियार और एमुनिशन देकर दरमियान में सिविल कपड़े में लाए हुए थे हंगामा को करने के लिए, हंगामे को रोकने के लिए ना, कि उनके खिलाफ एक्शन हो तो आप भी एक्शन लें। इस सारे को हमेशा हमेशा के लिए उमर ताब नियाज़ साहब सिर्फ आप ख़त्म कर सकते हैं। और आपकी टीम एक भी जज को ना छोड़ें, 17 जजेस को बिठाएं, फुल बेंच बिठाएं और हफ्तेवारी या इतवार वाले दिन बिठाएं, वर्किंग डे पे भी ना बिठाएं, ताकि जो बाकी केसेस हैं वो मुतासर ना हों। 25 करोड़ लोग हैं, कितने केसेस पेंडिंग हैं वो आपको पता ही है। इस अंदाज़ा कर रहे हैं उमर ताब नियाज़ साहब, मेरा एक केस आपके पास पेंडिंग है सिंस 2014 से मेरा फॉरेक्स सब्सटेंशियल जो एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वर्सेस फॉरेक्स सब्सटेंशियल जो एक्चुअल टाइटल है लाहौर हाई कोर्ट में, और आपके पास टाइटल जो है वो है फॉरेक्स सब्सटेंशियल वर्सेस एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ का जो टाइटल है 2014 से एक पेंडिंग है आपके पास ना। गालबन में 3 जो अपील केसेस हैं डिफरेंट एक ही कंपनी केस में, वो आपके पास पेंडिंग है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सिचुएशन ये है कि 8-8 साल तक बारी नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट में ना केसेस की। और उसके दौरान अगर आप इस तरह के और बिल्कुल जो है जो गैर ज़रूरी केसेस हैं उनको आप टेकअप कर लेते हैं, लाइक वो काजी फाइजा वाला और उनकी वाइफ के पैसों के लेन देन वाला मामला था, वो कितना सा चलता रहा, कितना अदालत का वक्त ज़ाया हुआ, कितना मीडिया का वक्त ज़ाया हुआ, कितना हमारी अवाम का, हमारी कौम का वक्त ज़ाया हुआ, कितने जजेस उससे डिस्टर्ब हुए कि पता नहीं है। एक बिल्कुल नॉन इशू है, ठीक है, कोई माली लेन देन था नहीं था, जो पाकिस्तान के मरोजा हमारे हालात हैं, जो असूल हैं, यहाँ पे कोई मुझे बताएं जो करप्ट नहीं है ना। उमर ताब नियाज़ साहब सबसे बड़ी मिसाल ये ले लें, अब जो कॉमन मिसाल है ओपन है सबके सामने, वो है ये जो जस्टिस जोहिद इकबाल की जो चेयरमैन नैब 5 साल रह गया ये नमूना जो था ना। और इसने उस वीडियो मैंने भी देखी, इसने वो एक खातून है, पता नहीं उसका नाम जो भी था आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है, वो मैंने नून लीग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है जिसमें तैयबा गुल वालों उसका नाम है। तैयबा गुल को वो कह रहा है फ़ोन के ऊपर कि मैं पता नहीं कहाँ से वो चाटेगा, वो तैयबा गुल को पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा ना। उमर ताब नियाज़ साहब अगर पाकिस्तान के कानून की इजाज़त है ना, तो ये पोर्नो इंडस्ट्री है एक ना बहुत बड़ी। गालबन अब मुझे एग्जैक्ट इसका साइज़ तो नहीं पता, जो इससे मुतल्लिका लोग हैं आप उनसे ब्रीफ ले लें जो इसको डील करते हैं, वो आप बता देंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ कि ये कोई मतलब 1000 अरब पर एनम की इंडस्ट्री है पाकिस्तान रुपये से ज़्यादा की ये काम नहीं होगी ना। तो अब 1000 अरब से ज़्यादा किया हमारा जो हमारे लोन्स का मसला है, तो ये जो है जैसे जोहिद इकबाल साहब जो आप तो रिटायर हो गए हैं, फारिग बैठे हुए हैं, इनको वही ना किसी जजीरे को पाकिस्तान के कानून में इजाज़त नहीं है। जैसे अमेरिका ने गुआंतानामो भी आज़ाद किया था ना सर, आप भी, मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप भी इनको किसी जजीरे पे भेजें और ये चाटने वाटने वाला काम इनसे करवाते रहें। वहाँ पे फार्म जो है वो स्कॉट्स बुलाएँ और उन्हें कहें जी पोर्नो इंडस्ट्री में ये सारी इनकी वीडियोज़। अब ये देखें ना, आप टाइटल देखें क्या है कि फार्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फार्मर चेयरमैन नैब, और उसकी आपने एक पोर्नो वीडियो देखनी है ना, कितनी महंगी बिकेगी आप खुद देख लेना। और उधर जजीरे पे भेजें इनको और इनसे वो वीडियोस बनवाएं। वैसे भी तो ये हराम काम कर ही रहे हैं ना, अल्लाह के तो ये दुश्मन हैं ही, और ये अपने गाँव की सज़ा तो भुगतेंगे जो उन्होंने कारनामे किए हैं लाइफ में। अपनी जुडिशरी के दौरान भी लोग उनको जानते हैं जिन्होंने कारनामे किए हैं। एज चेयरमैन नैब जो उन्होंने पहाड़ तोड़े हैं सारी दुनिया को पता है। और जो जितने भी ये अजीबोगरीब सी जैली रिपोर्टें बनवा लेते हैं जी हमने अपने दौर में ये किया वो किया है। मेरा सवाल ये है चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जोहिद इकबाल साहब, आपसे सवाल है कि आपने कहा जी आपके इतने पैसे रखने, ये करप्शन यहाँ तक बढ़ाई किसने? इसलिए कि आप एक इदारा हैं और अब जो भी बंदा आपके खिलाफ बात करे उसको जी इदारे के खिलाफ बात करती है, उसने इदारे के खिलाफ बात नहीं की, जोहिद इकबाल तुम्हारे आपके खिलाफ बात की है। ठीक है जी जनाब, यहाँ तक करप्शन के में अगर आपने लेट से 50 रुपया पकड़ा जी, करप्शन होने किसने दी है? जब ये करप्शन हो रही थी उस वक्त चेयरमैन नैब कौन था? चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस करप्शन को होने से रोके, या आप चाहते हैं कि ठीक है जी पहले ये आप करप्शन कर लें आराम से, जब करप्शन कर रहे होंगे हम आपको देख रहे होंगे, आप बिल बोर्ड लगा के ऊपर लोगों से पैसे लूटें कि जी वो पता नहीं कौन सी पॉन्जी स्कीम्स बना रहे हैं, और इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? क्या नैब की जिम्मेदारी पहले ये नहीं है कि इस तरह के कोई बिल बोर्ड हों और अगर 90 डेज से ज़्यादा वो बिल बोर्ड चल जाए और उसके ऊपर लोग पैसे जमा कराएं तो नैब जिम्मेदार होगा? और इस तरह कोई भी और ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो नैब के होते हुए किसी भी डिपार्टमेंट होती है, अगर उसको एक जैसे आजकल हमने लेटेस्ट जो पढ़ रहे हैं कि जी न्यूज़ में भी आ रहा है, मैंने आज जियो न्यूज़ में वो सुना है कि जी इधर KPK में कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है करोड़ों रुपए का, जो सादा कागज़ में 9 करोड़ रुपये निकाले गए हैं। जब ये करोड़ों रुपये निकाले जा रहे थे तो उस वक्त आप कहाँ थे? इस वक्त नैब KPK कहाँ थी उस वक्त ना? क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जो बात करते हैं जी उसको आप नोटिस मारते हैं जी आओ जी नैब की इंक्वायरी लग गई है, पता नहीं क्या हो गया है ना। तो मोहतरम ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ के अवाम है, सियासतदान अब इंशाअल्लाह अच्छे सियासतदान आगे आ रहे हैं, मार्केट एज में अच्छे सियासतदान आ रहे हैं जो प्रैक्टिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सोचते हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सोचते हैं, अल्लाह के बंदों के लिए सोचते हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सल्लल्लाहु बंदों की खिदमत की जाए, मुल्क में सलात का निज़ाम नाफिज़ किया जाए। आपकी वो वीडियो जो है वो शेयर हो चुकी है, पहले मीडिया पर दोबारा शेयर होनी चाहिए। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आपको किसी जज़ीरे पे भेजना चाहिए, या आपकी चाटने चूटने वाली आदत का फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। लेट्स से कि आप सालाना में $1 अरब भी कमा कर दे देते हैं, $200 या समझे $1.5 अरब, समझे कि $1 अरब रोज़ाना आप हमें कमा कर देंगे, हाल ही चाटने चूटने का। तो जो उमर नियाल साहब ऐसे कुछ शक्ल निकालें, या मुतल्लिका इदारों से बात करें, या पुलिस डिपार्टमेंट से बात करें, या सेक्रेटरी लॉ से बात करें, उन्हें पूछे कि इसकी क्या सिचुएशन है। अगर ऐसा कोई है तो इनको 2-4-5 साल ये यहाँ पे रहे हैं, तो ये 5 साल उनको वहाँ भी भेज दें, क्या नाम है, किसी जजीरे में भेज दें, उनको भी ये भी ड्यूटी इनकी लगा दें, इनके शौक भी पूरा होता रहेगा, फॉरेन स्कॉट्स इनको बुला दें, तो हमारा भी काम चलता जाएगा। जितना वो वहाँ से जो हराम की कमाई आएगी, जो हमने सूद में देना है, वो सारा हराम ही है ना। सूद जो है, इसके बारे में अल्लाह के सुब्हान तआला के अल्लाह के रसूल के फरमाना जो हदीस है, कुरान पाक में फरमाया गया है कि सूद जो है ना वो उसके 70 दर्जे हैं, और सबसे कम दर्जा ये है कि इंसान अपनी महमात के बारे में उसके बुरे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी इतना बुरी चीज़ है सूद। तो हमने क्या करना है कि जी $3950 हम $3950 अरब रुपया हमने इस साल में, ये जो करंट साल चल रहा है, इसमें हमने सूद अदा करना है। जबकि इस दौरान तीनों डिफेंस फोर्सेस जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनका टोटल बजट है 1523 अरब रुपया पाकिस्तानी, या सिर्फ आर्मी का 724 अरब रुपया है, बाकी जो उन दोनों फोर्सेस का है ना। तो कहने का मकसद ये कि जनाब उमर नियाल साहब काइंडली ये जो है ना, ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब रिटायर हुए हैं जो यहाँ से नैब से, इनको लगाएंगे पोर्नोग्राफी के ऊपर, और इनकी वो सारी जो भी कमाई वहाँ से आएगी पूरा सेक्शन लगाएं इनके साथ। और प्रेफर भी उनसे रिटायर्ड आर्मी का अफसर भी जरूर लगाएं, ताकि वो सख्ती के साथ उनको वो, और इस तरह को अच्छी मार्केटिंग जो इसमें मार्केटियर्स हैं, जो फॉरेन कंपनी है वो इसकी मार्केटिंग करती हैं पाकिस्तान में, इतनी शायद इतने अच्छे लोग इसके नाम में मिल सकें, तो उनको मुतल्लिका इदारों से कहें कि उनको हायर करें, और ये सारा पैसा जो है ना पाकिस्तान को अदा करने में अदा करें। तो सेकंड हम बात कर रहे थे जनाब उमर नियाल साहब, आपके 16 जजेस बैठ जाएँ मिल के, और ये जो पोलिटिकल गैदरिंग है, चाहे इमरान खान, चाहे शुएब चीमा की है, जनाब असद ज़रदारी साहब की है, नवाज शरीफ साहब की है, इमरान खान की है, फजल रहमान साहब की है, सोहेल हक साहब हैं, या जो भी पॉलिटिशियंस हैं, और जो छोटे प्रेशर ग्रुप्स हैं लाइक लोकल MKM हैं, PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, या हाजी सादी साहब, तो है वो नेशनल लेवल पे आ गए हैं, जो तरीके लबैक वाले हैं, क्रेन पार्टी वाले जो हैं, और हाफिज़ सईद साहब तो आजकल बैन है, उनकी जमात दावा जो है सुना वो बैन हुई हुई है, और उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं FATF की वजह से, और US के प्रेशर की वजह से, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसको उनकी बहुत बड़ी मंडी है, जो इंडिया है, अब तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा लोगों का मुल्क है, उनको अपनी चीज़ें प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं, उस वजह से उनका वहाँ पे जो इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बन जाता है वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में, जो अमेरिका तक भी। तो सारी बात करने का मतलब ये है कि इसको आप हमेशा के लिए बैन कर दें। क्या आप पॉलिटिकल गैदरिंग कर ही नहीं सकते हैं, जिस तरह USA में होता है, जिस तरह UK में होता है, जिस तरह स्पेन में होता है, जिस तरह जर्मनी में होता है। जनाब उमर नियाल साहब 2 इलेक्शन मेरे होते हुए हैं, मैं 2004 में स्पेन में था, तो सेपोतेरो का इलेक्शन हुआ था, और वो वहाँ पे बन गया था, पिछला वो हट गया था। उस सारे वाक़े में चश्मे की गवाह हूँ, फिर किसी वक्त आपको सारा वाक़या सुनाऊँगा कि वो एक्चुअली हुआ क्या था। उसके बाद जब मैं जर्मनी में रहा हूँ, मतलब जर्मनी में था 2005 अगस्त तक मैं जर्मनी रहा हूँ, तो वहाँ पे भी उस वक्त मिस्टर गेरहार्ड श्रोडर की गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, और उनका यहूदियों के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। और जब वो जर्मनी में मैं उस जर्मनी में था, जब मिस्टर गेरहार्ड श्रोडर अमेरिका गए, तो उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था, उससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए। बाद में उनकी हुकूमत को नो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ख़त्म किया गया, और जो दूसरी थी पार्टी, जो जर्मनी में जो दूसरी पार्टी थी, वो बरसत इक़्तिदार आ गई। लेकिन कहने का ये सारी का इस सारे के दौरान उमर नियाल साहब इस सारे अरसे के दौरान जो था, जो उनके जैसे अमेरिका में जो बाइडन वगैरह बने हैं, अभी प्रेसिडेंट है, तो जो और उसके जो मुखालफ, जो भी मुझे नहीं पता उसने किसने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, तो जिसने लड़ा था उनको वो टाइम देते हैं प्राइम टाइम में ना, कि आप जो है ना एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, फिर इस तरह सूबाई लेवल के लीडर हैं, फिर डिवीजन लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, इवन जो MNA लेवल के हैं, MPA लेवल के लोग हैं, उनको MNA और MPA लेवल को जो लोकल मीडिया है ना, लोकल मीडिया जैसे लाहौर के लिए City 42 देगा, इस तरह और जो शहर में उनके देंगे, या और जो केबल चैनल्स होते हैं, वो भी काफ़ी मशहूर हो रहे हैं, 360 है, इस तरह और भी बहुत सारे होंगे मेरे इल्म में नहीं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, ये जो है सबसे SI के नाम से ये यूट्यूब चैनल है। तो जो लोकल हैं वो उनको तो वो लोकल जो यूट्यूब चैनल हैं वो लाइव टाइम दे देगा, या जो उनके लोकल चैनल्स हैं, और जो डिवीज़न या सूबाई लेवल के ऊपर हैं उनका आप डेज़ अनाउंस कर देंगे, खुद ही एक शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, वो सामने बैठ जाएंगे ताकि वो बात कर सकें। इस तरह जो नेशनल मीडिया के नेशनल लेवल के लोग हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मतलब चेयरमैन पार्टी पाकिस्तान हूँ, मेरे अपने एक सब असद ज़रदारी साहब आ जाएंगे, फिर कभी शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, कभी हमजा शहबाज साहब आ जाएंगे, मैडम मरीम नवाज़ साहब आ जाएंगी, या इस तरह मतलब है जमात इस्लामी हक साहब हैं, या साद सादी साहब हैं,
बाकी लोग इस तरह जो अगर लोकल जो ग्रुप्स हैं उनकी बात करेंगे, फजल रहमान साहब हैं, या कराची में MKM है, PSP मुश्ताक कमाल हैं, और भी बहुत सारी बलूचिस्तान की पार्टीज़ जो हैं, बाप है, BNP है, बहुत सारी, मुझे उनके सही नाम भी सबके नहीं आते अभी तक। तो कहने को ये इन लोगों को आप टाइम दें, प्राइम टाइम के ऊपर, ठीक है जी आप बैठ जाएँ और अपने अपने बैठ के अपने जो आपके एजेंडा है, जो आपको मंशूर है, जो चीज़ें हैं, आप अपनी आवाम के सामने रखें, आप पाकिस्तानी कौम के सामने रखें। कौम जिसको चाहेगी वो उसको वोट दे लेगी। तो उमर तामदयाल साहब पहला अच्छा काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे इल्म किया था पिछले 10 साल में या 20 साल में, यही किया है कि उन्होंने उसको अल्ताफ़ हुसैन को बैन किया। उससे देखिए कितने कत्ल रुक गए हैं, कितनी फैमिलीज़ तबाह होने से बच गई हैं, कितने ख़ानदान। आप प्लीज़ उससे भी बड़ा और अच्छा काम आप कर सकते हैं। आपका नाम और आपकी ये जो 16 जजेस की टीम है, 1+17 हम इसको आर्मी में बोलते होते हैं, यानी 116 या 17 की टीम जो है, आपका नाम जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह रहेगा, और इसका आपको स्वाब भी मिलेगा। ज़िंदगी में मुझसे आपसे हर एक से गुनाह भी होते हैं। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह पाक बाइज़्नी कि इस खिदमत के अल्लाह पाक आपको और ये 16 जजेस पे इनको माफ़ी फरमा दें कि इस बात के ऊपर कि आपने जितने देखें कि बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में, जैसे मैंने कहा कि 250 कराची में शहीद हुए, फिर पिंडी में कितने लोग शहीद हो गए, इस तरह सियासी जलसों में होते हैं, और ये जो गैदरिंग होती है, आप ये देखें कितना मुल्क का सरमाया यूज़ हो जाता है ना। कितनी पुलिस, पंजाब कांस्टेबल, एंटी राइट फोर्स और डिप्टी कमिश्नर, जितने भी हुकूमती मशीनरी है, सारे अवाम है, सारा हर चीज़ चौप हो जाती है ना। जैसे पिंडी में जलसा हो तो पिंडी से पिशावर तक हर चीज़ चौप हुई हुई है। सड़कों के ऊपर जो कंटेनर पड़े हुए हैं, एक ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ है जिसकी जो बिल्कुल भी बिला ज़रूरत है, ठीक है। बात उसमें सिर्फ यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक मुतकब्बर इंसान है। उनका तकब्बर, गुरूर और फ़ख्र उनको इसकी इजाज़त नहीं दे रहे, या वो हज़म नहीं कर पा रहे कि उनकी हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया गया है ना। इस जब हम लाहौर में देखते हैं, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं या मैडम मरीम नवाज़ साहब हैं, उनकी कोई पेशी आती है तो उनके कोलीग्स आ जाते हैं। जैसे वो मशहूर हुआ कि जब वो नैब में मरीम नवाज़ साहब पेश हुई थी तो किसी ने पत्थर मारा उनकी गाड़ी के ऊपर, और बहुत सा उसमें मुस्लिम फोर्सेस होती हैं, वो अपने अपने पॉलिटिकल गेम्स खेलती हैं। पॉलिटिकल स्कोरिंग एक चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे यहाँ तक के शाते में जाती हैं। जैसे सबसे बड़ा वाक़या आप ये देख लीजिए कि जो 2014 में गालिबन 14 शातें हुई थी इनकी, ये तारुल कादरी साहब हैं, इनकी तारीख की जो है 14 शातें हो गई थी और बिल्कुल बेगुनाह लोग शहीद हो गए। उसकी वजह भी क्या थी, क्योंकि पॉलिटिकल गैदरिंग की इजाज़त थी मुल्क में ना। इसको अगले ताहुक्म सानी अगर आप चाहें तो 100 साल के लिए बैन कर दें, या ताहुक्म सानी हमेशा के लिए बैन कर दें, या समझ लें कि ये मुश्किल है तो आप कम से कम इसको अगले 20 साल के लिए बैन कर जाएँ ना। 20-30 साल के, 25 साल के, 30 साल की कह दें। 2022 में इसको बैन लगाया जाता है, 1 जुलाई 2022 से इसको बैन लग जाएगा, जो अगले लेट्स से कि 50 साल रहेगा ना। और ये 30 जून 2072 को ये बैन ख़त्म हो जाएगा। या ऐसा जो भी आप डेट अनाउंस कर जाए, ताकि हमारी इनसे जान छूटे। ये इतनी गाड़ियाँ, इतने फ्यूल यूज़ होना, आपको पता है कितनी महंगाई है मुल्क में ना। बजाय इसके लोगों को आप ये तरगीब दें कि इसके बदले में आप लोगों को खाला खिला दें। अगर आप जिसने भी सियासी लीडर ने मेरे समेत खिताब करना है, जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो मेरा कोई एसोसिएट मेरे पास नहीं है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, मेरे पास कोई एडिटिंग टूल्स नहीं है। मैंने सिंपली एक माइक खरीदा 2 या 3 हज़ार रुपये का, और ये मेरा अपना सेल फ़ोन जिससे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कोई स्टूडियो नहीं है, ये हमारे घर की छत है कोट नए था में। पीछे आपको बाबा बादशाह दरबार भी नज़र आ रहा है। अगर कोई लोग मेला वगैरह देखने के शौकीन हैं तो 25 और 26 जून को यहाँ पे हर साल जो है बाबा बादशाह दरबार, ये छोटा सा दरबार है, आप इसको मतलब कैटेगरी C, D या बल्कि E कैटेगरी, सब छोटी कैटेगरी जो दरबारों की उसमें ये आता है। वो आप समझ लें जहाँ पे झूले वगैरह होते हैं बच्चों के, और थोड़ा सा होता है, तो आप मेला देख लीजिए 25 और 26, यानी कि आज 19 तारीख है, इतवार है, तो अगले हफ्ता और इतवार को, यानी अगले इतवार की रात को ये मेला ख़त्म हो जाएगा। तो आप आ सकते हैं इसको देखने के लिए भी। ये पीछे जो गुंबद नज़र आ रही है बाबा बादशाह दरबार का है, और साथ हमारी जो मस्जिद है दरबार की मस्जिद है। और ये दरबार जो है इसके मुजावर गुज्जर हैं जो ये नहीं जो फिल्में बनती हैं, वो टगा गुज्जर, जग्गा गुज्जर, बुड्ढा गुज्जर, पता नहीं कौन सा गुज्जर, पता नहीं कौन सा गुज्जर, गुज्जर दा खड़ाक, गुज्जर दा वैर, पता नहीं क्या गुज्जर, पता नहीं क्या गुज्जर ना, जिसके बारे में उसने कहा था, वो एक जो मशहूर है काफ़ी फिल्में बनाने वाला सैयद नूर जो है, उसका हस्बैंड, एक उसकी वाइफ भी, वो गालबन वो डांसर भी है और परफॉर्मर, फिल्मों में भी काम करती है, नाम भूल गया हूँ। तो उसने कहा था कि गुज्जर क्या होता है कि 6 महीने आप मुँह छू ना धोएँ, नहाए धोएँ ना, और आप गुज्जर बन जाएंगे। 6 महीने आपकी भैंसों का दूध, जैसे आप सुना है काफ़ी महंगा हो गया, पहले वो 100 रुपीज़ kg था, आप सुना है कि 120-130 रुपीज़ kg हो, 120-130 रुपये पर किलो हो गया। तो वो कहते 6 महीने अच्छा जिसका दूध बिक जाता है वो फिल्म बनाने के लिए आ जाता है। तो ये जो दरबार है, ये गुजरों का दरबार जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो उसके मुजावर जो हैं अभी वो गुजर हैं, उनका भी हर वक्त झगड़े होते रहते हैं फैमिली। अब क्योंकि उनको फौत ज़्यादा अर्सा हो गया, जब बुजुर्ग यहाँ पे दफन हैं, तो अब तकरीबन हर दरबार में, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में कोई ऐसा दरबार नहीं है मेरे इल्म और यकीन किया था कि जिसके ऊपर झगड़ा नहीं है ना। तमाम दरबार
दरबार को, क्योंकि वो जो बुजुर्गान दीन हैं वो 1000 साल पहले को 900 800 700 600 100 साल पहले गुजर चुके हैं। अब उस वक़्त उनका मतलब आगे पोते और उनके आगे औलाद दर औलाद चलने के बाद अब हर शख्स चाहता है कि उसको दरबार के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ता है वो उसको मिले, जो दरबार से मतलब जिसके साथ जो इज़्ज़त वगैरह या ऑनर पाकिस्तानी लोग देते हैं वो उसको मिले। तो इसलिए जो है वो हमें झगड़े तमाम दरबारों में चलते रहते हैं। तो ये ऐसे ही चलेगा और जो इनमें पावरफुल होगा वो जीतता रहेगा। क्योंकि ये शेर तो वैसे कौमों के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे भी यही आ जाता है, गुजरों के लिए भी आता है कि तकदीर के मुफ्ती का फ़तवा है अज़ल से, तकदीर के मुफ्ती का फ़तवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। ये इल्लामा इक़बाल ने कहा था कि चाहे कोई फ़र्द कमज़ोर हो, चाहे कोई ख़ानदान, चाहे कोई कौम कमज़ोर हो, उसके मतलब है उसकी ज़िल्लत उसका मुक़द्दर बन जाती है। और दुनिया में जो है हमेशा से ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल रहा है। आप ये देखें कि इस्लाम से पहले भी लोगों ने हुकूमतें की, जब इस्लाम आ गया फिर हमने भी हुकूमत की। नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर बड़ी अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें ज्यूज़ ने बेसिकली बताया है कि कब उन्हें डॉक्यूमेंट्री हर चीज़ बनानी थी, बड़े मज़लूम है नाउज़ुबिल्लाह। तो उनकी डॉक्यूमेंट्री ये है कि उनका ईसाइयों के खिलाफ क्या आज़ादी की, और ये जो नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री है, जो लोग इसमें मीडिया से मुतल्लिक़ हैं वो जो बेहतर जानते हैं या निकाल सकते हैं, जो एंकर्स वगैरह होते हैं, कि जी उसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ ये ज़्यादती हुई, वो ज़्यादती हुई। तो भाई जो भी कौम है, जैसे आज का मुसलमान जो है ये देखिए 3 अरब है दुनिया में ना, लेकिन कोई हमारी अहमियत है, हमारे 60 मुल्कों की कोई अहमियत है? कुछ भी नहीं है। हम वीटो पावर तक नहीं है, यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान दुनिया की आबादी का एक बड़ा 3 दुनिया में 30 बंदा मुसलमान है, होने के बावजूद जो हम वीटो पावर तक भी नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद जो वजह कायनात है, कुदस कुदसी का मफ़हूम है कि जी उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हदीस कुदसी ये है कि जी मफ़हूम ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको पैदा ना फरमाता है, यानी अल्लाह पाक नबी पाक पैदा ना फरमाते, ये कायनात ये का ये जो जिस पोर्शन में हम रहते हैं इसको पैदा ना फरमाते। ये पोर्शन इसलिए कह रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम का ग़ालिबन ये वाक़या है, उलमा बेहतर बता सकते हैं, अल्लाह पाक हमें बेशक माफ़ फरमाए कि किसी ने पूछा कि जी किसी पैगम्बर ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह पाक अगर ये सूरज आपकी नाफरमानी करे, ये चाँद तारे आपकी नाफरमानी करें, आप क्या करेंगे ना? अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो भी पैगम्बर थे, मैं एक जानवर भेजूँगा जो एक लुक़मा बनाएगा सूरज को खा जाएगा, एक लुक़मा बनाएगा ज़मीन खा जाएगा, एक लुक़मा बनाएगा इस तरह बाकी चाँद तारों को खा जाएगा। तो वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा या अल्लाह पाक इतने बड़े-बड़े जानदार? उन्होंने कहा हाँ, ए मूसा अलैहिस्सलाम इतने ही बड़े जानदार और वो जानवर और वो अल्लाह की चरागाहों में चरते रहते हैं। तो आप ये देखें जैसे वो जुरासिक पार्क के डायनासोर वाली मूवीज़ हैं, वो उसी की ये आइडियाज़ वहीं से बेस होने किए हुए हैं। सारी बात करने के बाद जैसे एक मछली के बारे में कहा जाता है कि उसकी एवरेज जो खुराक है एक वक्त जो 38 टन है, 38 टन खाना जो होता है वो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, इसके सारे लोग मिलके भी एक वक्त में 38 टन या 38 टन खाना नहीं खाते, इससे कम खाते हैं। और फूड डिपार्टमेंट जो है मतलब स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट्स वाले हैं इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कितने टन खाना पर डे जो हम पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग खाते हैं, या लाहौर के लोग कितने टन खाते हैं, कराची के या गुजरात को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो इस सारी बात को, इस वीडियो को हम यहाँ पे अब एंड की तरफ लेके आते हैं। इसमें हम ये पॉइंट डिस्कस किए हैं। नंबर 1 ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो बैन कर दे, जैसे अल्ताफ़ हुसैन को बैन किया था, इस तरह तमाम पोलिटिकल गैदरिंग्स को इसके यूपर बैन कर दे। दूसरा सबसे अहम नुकता जो हमारी आज की पूरी वीडियो को ये था कि जी जो पाकिस्तान जो मुसलमान हैं इनको वीटो पावर का हक़ दिया जाए यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में। और बिलख़ुसूस और जिसके लिए हम ये सारी आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है कि मुस्लिम इंसानियत में पास जिनके बारे में फरमाया गया है कि अल्लाह किसी का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक आपको पैदा ना फरमाते, हम बनी आदम को पैदा ही ना फरमाते। तो उनके शान के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है इसके रेजोल्यूशन पास करे कि जी कोई भी शख्स जो है वो किसी भी मज़हब तल्लुक़ रखता हो, उम्र जीनस की कोई कैद नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला और अल्लाह के रसूल के बारे में और तमाम अंबिया किराम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे अंबिया के शान के बारे में कोई हर्फ आए, या जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके पैरोकार हैं, जैसे हम 3 अरब मुसलमानों के दिल को कितनी तकलीफ़ हुई है नूपुर की वजह से, जो इंडिया वाली है वकील है। वैसे वकीलों के बारे में एक बात कर दूँ कि वो इब्लीस का एक शेर मशहूर है कि पैदा हुए वकील तो इब्लीस ने कहा, लो आज वो भी साहिब औलाद हो गया। तो ये नूपुर जो है तो बेसिकली वकील है, वैसी शैतान की बेटी है, इब्लीस के ऊपर से है भी हिंदू काफर, ठीक है। इब्लीस तो है ख़ुद जिन है, और उससे पहले उसका जो भी मज़हब था के बाद में वो नाफरमानी करके मुतकब्बरीन में शामिल हो गया, और जिन है वो जिन्नात से फिर में तो कभी था ही नहीं। तो अब उसकी बेटी है नूपुर यसोपुर, जो भी उसका नाम है यसोपुर शर्मा, जिसने भी ये बदतमीज़ी की है और पिछले दिनों में जिसने नबासों के बारे में ऐसे अल्फाज बोले हैं जो कि गलत हैं, जो आजकल छुपी हुई है। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह के तकरीबन 8:15 बजे बज चुके हैं, और 19/6/2022 आज तारीख है। तो छुपी हुई 5 दिन से मिल नहीं रही, गालमन उसको राह ने
या इंडियन आर्मी ने उसको कहीं सेफ हाउस में रखा हुआ है, पुलिस वगैरह को नहीं मिल रही है। तो इस तरह हम ये इसके ऊपर बयान होना चाहिए कि जी ये जो है ना कतन जो है ना किसी भी अजनबी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसी हमने वही बात की जो पॉलिटिकल गैदरिंग की है, जनाब साहब पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। कर्ज़े के बारे में बात की कि जो उसके ज़िम्मेदारों को पकड़ा जाए। इस बार हमने इस वीडियो में ये बात भी की कि जो जस्टिस जुनैद इकबाल साहब चेयरमैन नैब रिटायर हुए हैं, उनको पोर्नो मूवीज़ में लगाया जाए कि पाकिस्तान से बाहर किसी जजीरे पे भेज, जहाँ पे इसकी इजाज़त है, जहाँ पे वो मुतल्लिका महकमे बता दें कहाँ कहाँ इजाज़त है, ताकि उनसे जो कमाई है वो हम पाकिस्तान के जो कर्ज़ा और सूद उतारने हैं वो ख़त्म किया जा सके। इस तरह सूद की हुर्मत के बारे में बात की हमने, और थोड़ी सी गुज्जर कौम के बारे में गपशप लगाई। तो वीडियो सुनने का शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह मेरा और आपका और आप हम सब का हामी और नासर है। तो जो लोग भी पाकिस्तान के बारे में परेशान है, बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह ये मुल्क जो है ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान है और ये क़यामत तक रहने के लिए बना हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएब चीमा, चेयरमैन तकबीर पार्टी पाकिस्तान। आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान पंजाब ज़िला गुजरांवाला की तहसील वज़ीराबाद, थाना गखड़ का एक गाँव है कोट नया था। वहाँ पे हम सुबह के तकरीबन 8:20 के ऊपर 19 जून सन 2022 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये मेरा अपना ही मोबाइल फ़ोन है और एक वह माइक मैंने ख़रीदा है और उससे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सरकारी इदारों की। सरकारी इदारों के बारे में कोई भी मनफी बात करने को पाकिस्तान में 5 साल सज़ा है कानून में। और मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान आर्मी में जज रहा हूँ FGCM का, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ। फिर मैं पाकिस्तान आर्मी के जो क्रॉस बॉर्डर टॉप सीक्रेट मिशन होते हैं उनका फैसिलिटेटर रहा हूँ 2 साल 98 से लेकर 2000 तक, और 2001 तक 1998 से लेकर 2001 तक उनमें मैं फैसिलिटेटर रहा हूँ। और सारी बात करने का मकसद ये है कि जनाब अगर पंजाब में पुलिस डिपार्टमेंट तकरीबन 2 लाख के करीब लोग हैं, इस तरह तमाम सूबों को मिलाकर तकरीबन 7 लाख के करीब जो है ना लोग जो हैं वो उनका तल्लुक़ पुलिस डिपार्टमेंट से है और सूबाई ये महकमा होता है। और इस तरह जो बाकी महकमे हैं उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ है। आप ये देखें कि उन तमाम का रिज़ल्ट ये है कि आज पाकिस्तान के ऊपर जो है $200 अरब कर्ज़ा है और हमें जो हमारा बजट पेश हुआ है आधा यानी 45% 45% 100 में हर 100 में से 45 रुपये जो हमने कर्ज़ या सूद की मद में अदा करने हैं। इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट क्या करदगी देख रहे हैं। पाकिस्तान में कितने रोज़ाना के बेस पर मर्डर हो रहे हैं, कितने रोज़ाना के बेस पर बच्चियों के रेप हो रहे हैं, कितनी डकैतियाँ हो रही हैं, कितनी चोरियाँ हो रही हैं। अब तो मुल्क की हालत ये हो गई है कि स्कूल और कॉलेज जाती बच्चियों को गुंडे उठा कर ले जाते हैं। अभी 19 जून को जैसे 2022 को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, चंद दिन पहले ही का वाक़या है गलबन जो भी पंजाब का, कि वहाँ पर 2 बच्चियाँ जा रही थी, उनको लड़कों ने जो हरामजादे उन्होंने छेड़ा, उनके वालिद साहब ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने शूट कर दिया उस आदमी को। हालत देखिए मुल्क की। फिर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान है। और इमरान खान साहब तो है नौज़ुबिल्लाह पता नहीं कि किस मिट्टी के बने हुए हैं, कितने वो ढीठपन की किस हद को पहुँचे हुए हैं कि जिस मुल्क के अंदर ये हालात हैं और उनके अपने होते भी यही हालात थे, ठीक है। और सारी मुल्क को जो है उस वक्त कहते हैं ये रास्ते मदीना नौज़ुबिल्लाह या उस तरह के करीब की भी कोई चीज़ है, ये बिल्कुल गुस्ताही है और इसको हम सख्ती से रद्द करते हैं, कंडेम करते हैं। ये कोई रास्ते मदीना नहीं है। इसको रास्ते मदीना बनने में बहुत वक्त लगेगा कि रास्ते मदीना के गलियों की खाक बनने में भी इसको हज़ारों साल लग जाएंगे। इसलिए आप इसको पाकिस्तान ही बना दें तो बेहतर है। इमरान खान साहब आप इससे आगे ना जाएँ। हम बात कर रहे थे कि जी इस पुलिस डिपार्टमेंट का इस अरबों रुपये का बजट उनको देने का, अरबों रुपये की गाड़ियाँ देने का क्या फ़ायदा है। पाकिस्तान में इल्लुमिनाती क्या का काम बेसिकली क्या है कि उन्होंने हर चीज़ को अपसाइड डाउन कर दिया है ना। जितने भी सरकारी मुलाज़म होते हैं वो सारे हमारे मुलाज़म होते हैं, जिसमें चीफ़ आर्मी स्टाफ भी है। खैर वो सबसे पहले वो प्रोटोकॉल 1 नहीं होते, जो हमारी ग्रीन बुक है, जो सदर पाकिस्तान है वो P1 है, जो चेयरमैन सेनेट है वो P2 है, इस तरह के प्रोटोकॉल हैं। बुक है हमारी ग्रीन बुक जो है। तो ये सारे हमारे मुलाज़िम हैं। सदर पाकिस्तान भी हमारा मुलाज़िम है। उसके बाद सेनेट के तमाम ब्रांच सेनेट समेत हमारे मुलाज़िम हैं। तमाम जितने भी हैं जो लोग तनख्वाह लेते हैं, जो MNA वो तमाम हमारे मुलाज़िम हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि ये जो जितने भी हैं जनरल कमिश्नर बाजवा हैं या जितने भी फार्मेसी कमांडर हैं, जितने भी फ़ौज से मुतल्लिक़ लोग हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी से, जुडिशरी से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत जितने भी जो लोग हैं ये सब हमारे मुलाज़िम हैं। और अगर आप ये हमारे डायरेक्ट मुलाज़िम हैं, जितने भी हमारे जो भी तनख्वाह हमसे लेते हैं, पाकिस्तानी अवाम से लेते हैं, उनका दायरा चाहे किसी भी से इदारे से जो तनख्वाह पाकिस्तानी अवाम से लेता है वो हमारा मुलाज़िम है। और फिर जितने मीडिया के लोग हैं ये हमारे इनडायरेक्ट मुलाज़िम हैं। इनडायरेक्ट से क्या मुराद है कि इनको जो तनख्वाह मिलती है वो इंफॉर्मेशन सेल करने की मिलती है ना, कि ये मालूमात को सेल करते हैं और उन मालूमात को ये सेल करते हैं, उसके बदले में इन्हें तनख्वाह मिलती है।